हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट आपको मैंने पोस्टुलेट्स बताए थे, एक्सियम्स बताए थे, कुछ और इम्पॉर्टेंट डिफरेंट एक्सियम्स बताए थे। तो उसके बाद मैं चलो कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर का आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ओके, तो पहला, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। अब बताओ, कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो उसका डेफिनेशन बोलेंगे कि 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them। इसका मतलब हुआ, चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके सामने कि 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये P, ये Q, R, S, T, देखो 3 से ज़्यादा पॉइंट हो गए। अगर वो सब एक ही लाइन में है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। लेकिन अब देखो, ये सारे पॉइंट्स ना बाद में बहुत काम आते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको अगर नहीं पता होगा, किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि कोलिनियर, देयर आर सो मेनी कोलिनियर पॉइंट्स, और उसके आगे कुछ क्वेश्चंस में समथिंग लिखा रहेगा, तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, तो आगे फिर क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चलो, ये पहला था। सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड में आपको बताता हूँ कॉनकरेंट पॉइंट। ठीक है, कॉनकरेंट पॉइंट। अब कॉनकरेंट पॉइंट क्या होता है, आप सुनो ध्यान से। कॉनकरेंट, CONCURRENT, कॉनकरेंट पॉइंट्स। इसका भी डेफिनेशन होगा कि 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कॉनकरेंट। अब यहाँ लाइन की बात हो गई, ओ सॉरी, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। कॉनकरेंट लाइन्स। अब कॉनकरेंट लाइन्स क्या होता है, तो इसका चलो डेफिनेशन आपको लिखता हूँ मैं। 3 or more lines are said to be concurrent if there is a point which lies on all of them। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग होता है कि अगर बहुत सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास होता है, बहुत सारे लाइन मीन्स, अब क्या बहुत सारे मीन्स क्या, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा अगर लाइंस एक ही पॉइंट से पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकरेंट लाइंस। ठीक है, अब ये चीज़ें आप सीखो, उनको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा आपको ये भी पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, 2 लाइंस L and M is said to be a parallel lines if they do not have a common point। इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो पैरेलल लाइंस का तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी 2 लाइन में कुछ भी कॉमन पॉइंट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार, अब ये चीज़ें देखो आपको पता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे लगेगा कि आपको नहीं है पता वो चीज़ें मैं लिख दूंगा। अब जैसे लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो लाइन सेगमेंट क्या बोलेंगे कि एक लाइन का कुछ पार्ट होना चाहिए, है ना। चलो ये वाला मैं लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट 3 था ना, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, गिवन टू पॉइंट्स A and B on a line L, the connected part of the line with endpoints at A and B is called the line segment। ठीक है, AB। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 2 points A and B on line L, एक लाइन है L। ठीक है, अगर इस पे 2 पॉइंट है A और B, इधर A पॉइंट है इधर B पॉइंट है,
ठीक है, तो ऐसा पार्ट जो ए और बी दोनों को कनेक्ट कर रहा है वही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है कि नहीं, वही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन क्या होता है, इंटीरियर मतलब होता है उसके अंदर का। तो इंटीरियर पॉइंट, अब देखो ये चीज़ें मैं लिखना उतना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, अब बस समझ लो कि इंटीरियर मीन्स अगर एक लाइन पे ही कोई पॉइंट है तो इंटीरियर हो गया, लाइन के ऊपर जैसे ए और बी यहाँ पे क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। और अगर बाहर कोई पॉइंट होता तो वही उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, वो एक्सटीरियर हो जाता, एक्सटीरियर हो जाता मीन्स बाहर का पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक और टर्म होता है, एक और टर्म आपको मैं बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब जनरली लोग कॉन्ग्रुएंसी जब बोलते हैं तो वो होता है सर्वांग सम, और उसके लिए बात करते हैं हम लोग सिर्फ ट्रायंगल की। बट आप ये समझ लो कि लाइन भी कॉन्ग्रुएंट होता है। अब लाइन कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब क्या होता है कि अगर दो लाइन ऐसे हो जो एक दूसरे का बिल्कुल कॉपी हो, एक दूसरे का बिल्कुल क्या हो, कॉपी हो, मतलब दोनों का लेंथ भी इक्वल हो, है कि नहीं। जनरली अगर दोनों का लेंथ भी इक्वल हो, एक जैसा बिल्कुल लाइन दिख रहा हो, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाते हैं। तो आगे आपको अगर ये टर्म देखने को मिले कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं दो, तो ये मत समझना कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो सर्वांगसम लाइन भी होते हैं, सर्वांगसम और रेखा भी होता है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो कॉन्ग्रुएंस अगर आपको ये लिखना हो तो मैं चलो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। टू line segments AB and CD are congruent if trace copy of one can be superposed, अब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा आपको, on the other. Okay, so as to cover it completely, ठीक है, and exactly in this case we write AB is congruent टू CD। इस तरह से लिखा जाता है अगर दो लाइन कॉन्ग्रुएंट दिखे तो। ठीक है, तो दूसरे लैंग्वेज में मीन्स ये यही हो गया कि दोनों का लेंथ इक्वल है। देखो बेसिक आइडिया वही है, बट एक होता है ना मैथ्स के टर्म में कुछ बोलना, मैथ्स की भाषा में कुछ बोलना, तो उसमें अगर एक लाइन है उसके ऊपर अगर दूसरे लाइन को रखें और वो उसके ऊपर पूरा उसको कवर कर ले तो उसे दो कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं, और उसी को कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट भी बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, कवर कर लिया। समझ रहे आप। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब देखो ये डेफिनेशन वाला चैप्टर है, तो आपको ये सारे डेफिनेशंस समझने बहुत ज़रूरी है। आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देगा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखोगे। देखो अंदर से अंदर सब पता होता है, मन में सब पता होता है, बट उसको लिखे कैसे, उसको बोले कैसे, वो इंपॉर्टेंट होता है। कई जगह पे हम लोगों से वो काम मिस नहीं हो पाता, कई स्टूडेंट से, तो आपको वो चीज़ आना चाहिए, तो वही चीज़ आप सीखो। अब जैसे डेफिनेशन आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है। तो आप डिस्टेंस बिटवीन तुम बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे डेफिनेशन बोलोगे। एक बार खुद से आप सोच के देखो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का डेफिनेशन क्या बोलोगे। तो उसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे, सुनो। उसका डेफिनेशन बोलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। है कि नहीं। यही चीज़ दिमाग में नहीं आता, मुझे पता है ये चीज़ कई बार दिमाग में नहीं आता अगर आपको इनफ प्रैक्टिस ना हो तो। वो 5th पॉइंट था ना, मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख देता हूँ, 4th था, अब 5th लिखते हैं। तो 5th पॉइंट मैं लिखता हूँ डेफिनेशन आपके लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है देखो, तो चलो लिख देता हूँ, अभी मैंने बोला भी था तो चलो लिख देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q is the length
लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, है कि नहीं? ये हो जाता है। तो अब इस चीज़ को आप इजीली समझ रहे होंगे। ओके, अब एक और टर्म आता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण और इंग्लिश में बोलते हैं रे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, जैसे फिजिक्स में आप देखते होंगे कि प्रकाश की किरणें आती है या प्रकाश का किरण आता है, तो उसको किरण क्यों बोला जाता है? उसको लाइन क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं किरण, क्यों बोलते हैं? क्योंकि किरण का मतलब होता है कि एक साइड हम लोगों ने फिक्स कर दिया, दूसरे साइड वो कहीं भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। लाइन क्या होता था कि दोनों तरफ ही बढ़ता था। लाइन सेगमेंट क्या होता था, किधर भी नहीं बढ़ सकता है, दोनों साइड ही वो स्टॉप हो गया। मीन्स पार्ट ऑफ अ लाइन इज लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होता है कि एक तरफ रोक दिया, दूसरी तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, वो हो जाता है रे। तो चलो रे के का डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ रे। डायरेक्टेड मतलब क्या हुआ, कुछ उसका डायरेक्शन दे दिया है। अब चलो, इफ ए बी इज अ रे देन इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर ऐसा। आगे देखोगे तो इसको इस तरह से वेक्टर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर एक टर्म होता है जो आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप समझो कि रे को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और पॉइंट ए, उस केस में पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ रे। ठीक है, और ये कैसा दिखेगा? अगर ए बी की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इधर पॉइंट ए होगा और इधर बी की तरफ जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं करेंगे। ए बी अगर बोला है रे, तो ए उसका इनिशियल पॉइंट होगा और बी की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ए बी एक रे है। तो ये डेफिनेशंस हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों को पता होता है, लेकिन उसको प्रूव कैसे करें अपने को समझ में नहीं आता है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि इफ़ अ पॉइंट C lies between two points A and B, 2 points A and B, such that AC is equals to BC, then prove that AC equals to half of AB। अब देखो ज्योमेट्री में क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा प्रूविंग ही मिलेंगे आपको कि ये प्रूव करके दिखाओ। इसीलिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसे एक्चुअली प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको अभी लगभग बता दी है। जो एक्सियम होता है, एक दो और है जो मैं आज के लेक्चर में एक बताऊँगा और आपको, कि एक और एक्सियम होता है, थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। लेकिन अब जो आगे होगा उसमें बहुत सारी, लगभग 99% चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है, जा सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग मैंने ऐसे किया कि ये चीज़ें को प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यूक्लिड ने उसको बताया था। आगे आपको प्रूव करना आना चाहिए। बच्चों को उन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होने लगता है कि इसको प्रूव कैसे करें, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया, ऐसे आपको प्रूव करना है। अब इसी में आगे और भी ऐड है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब ये करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? मन में तो सबको पता है कि अगर सपोज ए बी एक लाइन है, देखो पॉइंट ए बी एक लाइन है, ए बी। उसने बोला है कि सी इस तरह से है कि ए सी बराबर बी सी हो जाता है, ए सी बराबर बी सी हो जाता है। तो देखो, और तो आपको प्रूव करना है कि ए सी ए बी का आधा है। अब तुम लोगों के मन में आएगा कि ये तो सही बात है, ये तो बिल्कुल है, ये तो फैक्ट है। तो ये फैक्ट नहीं है मैथ्स की लैंग्वेज में, यही डिफरेंस आ जाता है। फैक्ट जो होता है मैंने आपको बताया, फैक्ट मतलब जो सत्य है, मतलब जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, एक्सियम। तो ये एक एक्सियम बिल्कुल नहीं है। तो एक्सियम नहीं है तो प्रूव तो किया जा सकता है, तो इसको लिखे कैसे? तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें लिख देना है जो आप फील कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो जैसे पहले ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब ये
और ये इक्वल है। अब देखो क्या करेंगे, मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट the figure will be as shown above, ऊपर जो मैंने दिखाया ये इस तरह से होगा, in which the point C lies between 2 points A and B, 2 points A and B, ठीक है। अब सच दैट देखो ज्योमेट्री में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट AC इक्वल्स टू BC कि लैंग्वेज आप कैसे लिख रहे हो, सब कुछ ढंग से लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, तो वैसे आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ तक लिख लिया, अब सोचेंगे कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। तो मैं देखूँगा क्लियरली AC प्लस BC इक्वल्स टू AB, AC प्लस BC इक्वल्स टू AB, है कि नहीं। AC प्लस BC क्या हो गया, AB। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, और क्या गिवन था, AC प्लस BC AB के इक्वल है, तो और गिवन क्या था कि AC जो है प्लस BC को क्या AC लिख दूं, ये तो सीधे ही क्वेश्चन में गिवन था। देखो AC BC के इक्वल है, इक्वल्स टू AB आ गया। देखो कितना आसान है, और ये चीज़ मुझे पता है कि लिखने में कई बार दिक्कत हो जाती है, हम लिख नहीं पाते। 2AC इक्वल्स टू AB हो गया, तो हेंस AC इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ AB, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, अब देखो मैं कैसे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, ये वाला जिसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं, मीन्स सो, समझ रहे हैं आप। तो ये बातें आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए तो लिखना और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपको बोला जाएगा कि पैरेलल लाइंस को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे, लाइंस विच डोंट इंटरसेक्ट इन एनीवेयर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं हो तो पैरेलल लाइंस को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, तो वो क्या बोलेंगे कि 2 लाइंस विच आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, है कि नहीं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस मतलब हो गया 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर लंब है ना। तो 2 लाइंस विच आर एट अ राइट एंगल मीन्स अगर दोनों के बीच समकोण बन रहा है 2 लाइंस के बीच, तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही एक डेफिनेशन और मुझे जो याद आ रहा है, रेडियस आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियस क्या होता है बताओ, तो उसको ऐसे बोलेंगे कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस, है ना। अब कोई रेडियस का आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप तो बोलोगे कि एक वृत्त होता है, रेडियस मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। एक वृत्त होता है, वृत्त का त्रिज्या तो होता ही है, उसका डेफिनेशन क्या बताना, तो उसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब किसी भी वृत्त में उस वृत्त के केंद्र को उस वृत्त के परिधि के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उससे क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर से पूछा गया था और उसको कैसे आंसर देना चाहिए, एक दो मैं आपको वैसी चीज़ें बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कि आपसे ऐसा पूछ सकता है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पॉस्टुलेट। अब याद करो लास्ट जो मैंने आपको बताया था 5th पॉस्टुलेट क्या है 5th पॉस्टुलेट, सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब इसका मीनिंग है कि किस तरह से हम लोग 5th पॉस्टुलेट के थोड़े आसानी से लिखें, ईजियर वे में लिखें, मतलब इस तरह से लिखें कि वो समझने में थोड़ा सा आसान हो। तो कैसे लिख सकते हैं,
अब आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट सोचो फिर सोचो। तो ऐसे लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। मीन्स इसका आंसर मैं ऐसे देख सकता हूँ, देखो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, इसका आंसर होगा टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है अलग अलग, डिफरेंट। मैथ्स के लैंग्वेज में डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू दी सेम लाइन। अब याद करो, फिफ्थ पॉस्टुलेट में याद करूँ तो ऐसे कुछ आता था, याद है? ऐसे कुछ आता था कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन two right angles. If that is less than two right angles, means A plus A is if less than two right angles, then the two straight line, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of angles are less than two right angles. मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइंस पे एक तीसरा लाइन अगर गिरता हो, इस प्रकार गिरता हो कि एक ही तरफ के दो अंतःकोण का योगफल अगर दो समकोण से कम हो तो वो दोनों लाइन को आगे बढ़ाने पे वो कहीं ना कहीं मिलेगा। यही होता था ना फिफ्थ पॉस्टुलेट। तो इसने पूछा था कि क्या फिफ्थ पॉस्टुलेट को किसी आसान तरीके से आप बता सकते हो? तो सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, मीन्स दो लाइन अगर कहीं ना कहीं कट हो रहे हैं तो वो कभी पैरेलल नहीं हो सकता है नहीं? मीनिंग तो उसका बेसिक यही था ना, उसको बहुत ही टफ लैंग्वेज में हम लोगों ने फिफ्थ पॉस्टुलेट बना दिया उसे, मीन्स यूक्लिड ने उसे बोला था अपना फिफ्थ पॉस्टुलेट। ओके, आप समझ रहे हैं? अगला सवाल ये हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बट डज यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? मतलब ये होता है क्वेश्चन। अब मैं ये इतना लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सुनो और समझो कि क्या यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था वो पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है क्या? मतलब एग्जिस्टेंस को दिखाता है क्या? मतलब क्या उससे हम लोग ये बताएंगे कि पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करता है? क्या यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट से ऐसा होगा? तो इसका आंसर देखो क्या होगा। अब खुद सोचो कि अगर एक लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पे वो गिरता है, मीन्स काटते हुए जाता है। सपोज एक लाइन है L और M और N दूसरा लाइन है, उसको वो काटता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर एक साइड का टू राइट एंगल हो जाए, है ना, अगर क्या हो जाए, टू राइट एंगल हो जाए, तो उससे क्या पता चलता है कि वो दोनों लाइन कभी आगे जाके नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो आगे जाके नहीं मिलेंगे। और अगर हम लोगों को पता है कि इंटीरियर एंगल का सम जो दूसरे तरफ होगा वो भी टू राइट एंगल फिर हो जाएगा, तो दूसरे तरफ भी कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मीन्स इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि हाँ, यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब बिल्कुल यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट से ही पैरेलल लाइंस डिफाइन हो रहा है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये सब याद रखना। चाहो तो मैं आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिखने का भी प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो आप मेरी बात? अपने लैंग्वेज में आप लिखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक थ्योरम बताता हूँ। अब थ्योरम क्या होता है? थ्योरम का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सके, मतलब उस एक होता है ना कि तथ्य मिल जाए, जिसका मतलब कोई भी तरीके से आप ये उसको बता पाओ कि हाँ, इस वजह से ये लाइन मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग थ्योरम बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसी चैप्टर का। थ्योरम ये है, इफ L M N are lines in the same plane such that L intersect M and N is parallel to M, then L
इंटरसेक्ट्स एन ऑल्सो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ़ एल एम एन आर लाइन्स मीन्स 3 लाइन है एल एम और एन। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, जब भी मैं लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है कि नहीं। सिर्फ एक लाइन को अगर एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर 2 लेटर से रिप्रेजेंट करना हो, मतलब पहला वाला पॉइंट और दूसरा बाद वाला पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल लेटर से करेंगे और लाइन को रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर से करेंगे, ठीक है। देखो तो ये बोल रहा है कि 3 लाइन्स है और अगर एल एम को इंटरसेक्ट करता है, एल एम को इंटरसेक्ट करता है तो लाइन एल एन को भी इंटरसेक्ट करेगा अगर एन और एम पैरेलल है। मीन्स जैसे देखो ये लाइन है, ये लाइन है, 2 पैरेलल लाइन्स है जिसको नाम दे दिया एम और एन, 2 पैरेलल लाइन्स। अब बोल रहा है कि एक लाइन एल आता है जो एम को इंटरसेक्ट करता है, तो ये फिक्स है कि वो एन को भी आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ये एक थ्योरम है और ये चीज़ आप समझो कि ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं, हाँ ऐसा तो होगा ही, है कि नहीं, ऐसा तो होगा ही। लेकिन यूक्लिड ने अपने को ये भी समझाया था, ये भी दिखाना बताया था कि इसको आप कैसे दिखाओगे कि वो उसको भी इंटरसेक्ट करेगा। वैसे ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये अपने को खुद से अंदर से समझता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप कैसे इस चीज़ को प्रूव करोगे, कैसे लिखोगे? वहाँ तो ये लिखोगे नहीं कि ये ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्या चीज़ें होती है? एग्जाम होती है। ऑब्वियस क्या होती है कि सन ईस्ट में राइज होता है, सूर्योदय पूर्व की दिशा में होता है, ये सब दिखता है, इसको प्रूव नहीं कर सकते, बट इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो मैं प्रूफ बताता हूँ कैसे लिखेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो पहली चीज़, लेट ए एल एंड एन बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ऐसा मैंने मान लिया, उसने बोला था कि L और N इंटरसेक्ट करेगा, ये प्रूव करने के लिए बोला था ना, मैंने चलो मान लिया कि L और N इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उल्टा मान लिया। याद है मैंने जब बताया था आपको √2 प्रूव करो इर्रेशनल नंबर है, तब भी ऐसा ही कुछ किया था हम लोगों ने। तो अब अगर L और N इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर 2 लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। वो दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं हम लोग। बट लेकिन n तो m के पैरेलल है ना। देखो मैं हर चीज़ को पुराने चीज़ों से लिंक करूंगा। अब आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि मैं आगे जो भी पढ़ाऊंगा उन चीज़ में, अगर उन चीज़ों में कुछ ऐसा बोलूंगा कि ये चीज़ तो तथ्य है, ये चीज़ तो फैक्ट है, तो आप याद करना पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या क्या फैक्ट है, और वो सारे फैक्ट्स उन्हीं में से होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा, है कि नहीं। मतलब उन सब चीज़ों के अलावा इन बाकी चीज़ों को मैं प्रूव करूंगा उन चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है। तो अब याद करो मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और एक तीसरा लाइन उन दोनों लाइंस में से किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं, बताया था ना। तो उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो एन ये किधर से आया? ये गिवन है, मतलब सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेंस L is parallel to N, given है, and N is parallel to M। तो सर ने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था hence L will be parallel to M, है कि नहीं। L N के पैरेलल है, N M के पैरेलल है, तो L को M के पैरेलल भी होना पड़ेगा। लेकिन L and M are नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है कि नहीं। L और M क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। किधर गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, गिवन था ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि अभी जो हम लोगों ने अज्यूम किया था उसकी वजह से तो दोनों पैरेलल आ गए, लेकिन क्वेश्चन में दोनों को क्या गिवन था कि नहीं, दोनों पैरेलल नहीं है। सॉरी, एल एन एम आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये तो यहीं से पता चला कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन समझते हो कि दोनों में वो हो गया, बिल्कुल एक उल्टा आंसर आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब दोनों बातें मैच नहीं हुई जबकि मैच होनी चाहिए थी। टू दी hypothesis that L is नहीं L, एक मिनट,
हाइपोथेसिस दैट L एंड कौन सा लाइन था M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब मैं पूरी बात फिर से बोलता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कि क्वेश्चन में गिवन था कि L और M इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रूव किया कि दोनों पैरेलल है मीन्स नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो ये दोनों क्या कर गया, हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस किया था, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, अनुमान लगाना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, अनुमान। यहाँ पे अनुमान ही तो लगाया था कि N और M इंटरसेक्टिंग लाइन है, चलो मान लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग वही होता है। तो ये चीज़ जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल ही गलत था, वो बिल्कुल ही गलत था। सो आवर सपोजिशन, देखो मैं नए नए अंग्रेजी के शब्द लिख रहा हूँ तो जिससे आपको लगता है कि और थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब बोलोगे कि सर सपोजिशन क्या होता है, अरे यही होता है। देखो 2 वर्ड मैंने आपको बता दिया जिसका सेम मीनिंग होता है। हाइपोथेसिस और सपोजिशन का मीनिंग सेम होता है। सपोज, देखो सपोज से क्या बन गया, सपोजिशन बन गया। ठीक है, सपोज बोलते हैं ना, सपोज ऐसा हुआ, तो सपोज से सपोजिशन बन गया। उसका भी मीनिंग यही होता है कि अनुमान लगाया। हेंस L इंटरसेक्ट्स लाइन N, मतलब L N को भी इंटरसेक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट डे मैं इसके आगे एक आपको और थ्योरम बताऊंगा और एक और एक्सियम छोटा सा बताऊंगा, और फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का होमवर्क है, आप इसी का अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, और ये सब चीज़ें याद रखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा याद रखने वाला है और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, 2 लोगों के साथ बांटिए। ठीक है, गार्जियन ध्यान दीजिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नया नया अच्छा लगता है, बाद में फिर क्या पता ध्यान हट जाता है इधर उधर, तो उस चीज़ों में आपको ही ध्यान रखना है।